हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। आज हम लोग पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 1 का वीडियो लेक्चर 7 कवर करेंगे। अप टू 6 वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग देख सकते हैं। टोटल इसका हम लोग 7 वीडियो लेक्चर कवर करेंगे। एक लास्ट वीडियो लेक्चर आएगा, उसके बाद यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इन्फ्लामेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा ये वीडियो लेक्चर लॉन्ग जाएगा बट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का मतलब इन सिंपल वर्ड अगर समझे तो सपोज अगर किसी पर्सन को हनी बी काट लिया है तो उस जगह पे क्या हो जाता है, राउंड उस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है और क्या हो जाता है, उस जगह पे रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा रेडनेस हो जाता है। ओके, मतलब ज़्यादा सप्लाई होने लगता है रेड ब्लड सेल्स का। तो वो सब जो क्या होता है उसको हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो इन्फ्लामेशन आखिर हो क्या रहा है, हमारा बॉडी का ऐसा रिस्पॉन्स होता है, हमारी इम्यून सिस्टम का पैथोजन के अगेंस्ट में एक रिस्पॉन्स, जिसके थ्रू वो पैथोजन को मारकर अपने बॉडी को सही कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन, द वर्ड इन्फ्लामेशन इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इन्फ्लामेशियो। ये ग्रीक वर्ड से डिराइव है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशियो। अब इन्फ्लामेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टिश्यू to the harmful stimuli such as pathogen, damaged cells or irritant and is a protective or defensive mechanism response involving immune cells, blood vessels and molecular mediators। तो complex biological response यहाँ पे समझिए, जो हनी बी काट रही थी उसके अगेंस्ट में जो स्वेलिंग हो रही थी, जो रेडनेस आ रहा था, वो क्या है, बॉडी के इम्यून सिस्टम का कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, वहाँ के आसपास के टिश्यू से, जो किसके अगेंस्ट में हो रहा है, हार्मफुल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में हो रहा है। हार्मफुल स्टिमुलाई यहाँ पे क्या था, हनी बी का काटना। पैथोजन क्या था, हनी बी खुद थी। ठीक है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो उस जगह, उस थोड़ी सी जगह को डैमेज करके हनी बी के जो भी प्रॉब्लम और जो भी उसके अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स है उससे होल बॉडी को बचाता है कि नहीं। तो वो क्या हो गया, इसको हम लोग इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो इन्फ्लामेशन इज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म विच एलिमिनेट द पैथोजेंस। इसको सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा वास्ट जाएगा ये, और आगे मतलब इसका काउज, इसका मैकेनिज्म और भी बहुत सारी चीज़ हैं जिससे अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। सो वीडियो लेक्चर को इन तक समझ जाइए और देखिए अच्छे से। फंक्शन क्या होता है इन्फ्लामेशन का, तो इट एलिमिनेट द इनिशियल काउज ऑफ सेल इंजुरी, क्लियर आउट नेक्रोटिक सेल्स एंड टिश्यूज डैमेज सेल्स फ्रॉम द ओरिजिनल इन्फेक्शन। इसका फर्स्ट फंक्शन होता है कि जो इनिशियल काउज होता है जिसकी वजह से इंजरी होती है उसको एलिमिनेट करता है। जो भी डेड सेल होते हैं, नेक्रोटिक मीन्स डेड सेल, और डैमेज सेल होते हैं, उनको ओरिजिनल इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा क्या हो गया फंक्शन, इनिशिएट द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एंड इनिशिएट टिश्यू रिपेयर। इन्फ्लामेशन से टिश्यू रिपेयर भी हो जाता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन को डायग्राम से अच्छे से समझ आइए। ये देखिए, ये इंजुरी यहाँ पे होगा, ये एक सेल्स है, ये एक पैथोजन है। ठीक है, जैसे कोई भी पैथोजन है, बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी है, जैसे ही ये आके इस स्किन में पिनेट्रेट किया, ठीक है, वैसे ही क्या क्या काउज होने लगे, साइंस जो भी हैं, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन काउज होने स्टार्ट हो गए। देखिए इस जगह पे क्या हो गया, स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट इज द रेडनेस होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सेकेंड इज द स्वेलिंग, ये जगह क्या होने लगा, स्वेल होने लगा। थर्ड इज द वार्म और हीट होने लगा। फिर क्या होगा, पेन होने लगा, और उसके बाद एट लास्ट ये जो सेल्स हैं वो अपने फंक्शन को लॉस कर देंगे। काज ऑफ इन्फेक्शन में मेनली हम लोग 4 काउजेस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज द फिजिकल एजेंट, सेकेंड इज द बायोलॉजिकल एजेंट, थर्ड इज द केमिकल एजेंट एंड फोर्थ वन इज द
साइकोलॉजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट नाम से समझ में आता है, फिजिकल एजेंट मतलब समथिंग जिसको जो हम लोग को टच कर रहा है या फिर हम लोग उसको टच करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है बर्न्स। अगर कहीं पे जलन जैसा हो जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। सेकेंड है फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है ये समझिए। कभी कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड के कारण या फिर सीरियस अटैक के कारण सम पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे हमारा फिंगर्स हो गया, अगर ये डैमेज हो जाता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको उसके कारण भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो वही हमारा है फ्रॉस्ट बाइट। इट इज़ अ कंडीशन इन विच द पार्ट ऑफ आवर बॉडी सच एज फिंगर्स और टोज बिकम सीरियसली डैमेज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग वेरी कोल्ड। थर्ड काउज आता है वो है फिजिकल इंजुरी, ब्लंट और पेनेट्रेटिंग। ठीक है। फोर्थ है फॉरेन बॉडीज इंक्लूडिंग स्प्लिंटर्स, डर्ट एंड डिब्रीज। ये सब तो आप लोग समझ ही रहे हैं। फॉरेन बॉडीज मतलब जो एजेंट पैथोजन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, डर्ट और डिब्रीज हो गया। ठीक है। फिफ्थ वन इज द ट्राउमा। ट्राउमा मन समझिए, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया जिससे सर फट जाता है, उससे इंजुरी आती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राउमा। सिक्स्थ वन इज द आयोनाइजिंग रेडिएशन। रेडिएशन के कारण भी इंजुरी आती है, जैसे यूवी रेडिएशन, ये सब के कारण भी बहुत सारे होते हैं ना, कैंसर एंड ऑल, बहुत सारे। तो वो सब क्या हो जाएगा, वो सब ये काउज हुआ इन्फ्लामेशन का। सेकंड है वो है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। जैसे कि इन्फेक्शन जो पैथोजन के कारण होगा, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड पैरासिटिक वॉर्म्स। ठीक है ना। थर्ड वन इज द केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में मेनली अल्कोहल आप लोग ले सकते हैं, इससे भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन के चांसेस होते हैं। फोर्थ वन इज द साइकोलॉजिकल एजेंट। कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट के कारण, कभी कभी अल्कोहल, अल्कलीज, पॉइजन्स, ये सब के कारण भी क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन होते हैं। तो वो सब किसके अंडर में आएगा, साइकोलॉजिकल एजेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन है वो है क्लिनिकल और द क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है। मतलब किस तरह से हम लोग को पता चलेगा कि इन्फ्लामेशन हुआ है। ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ क्लासिकल नहीं होगा, ये क्लिनिकल होना चाहिए। ये क्लिनिकल होगा, क्लिनिकल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, जिसको कार्डिनल साइन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, साइन का मतलब और सिम्टम्स क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन्ड है लास्ट वीडियो लेक्चर में। जिसको भी अच्छे से समझना हो समझ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो क्लासिकल साइन मतलब कि किस साइन से हम लोग को पता चलेगा कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। जैसे सपोज 2 लैंग्वेजेस में समझेंगे तो इंग्लिश में जैसे सपोज सबसे पहले हम लोग को क्या होगा, रेडनेस। जहाँ भी इन्फ्लामेशन होगा सबसे पहले हम लोग को वहाँ पे उस जगह पे क्या दिखेगा, रेडनेस दिखेगा। उसके बाद क्या दिखेगा, स्वेलिंग दिखेगा, हीट होगा, पेन होगा। उसके बाद वो जो सेल्स होगा वो अपने फंक्शंस को लॉस कर देगा, तो लॉस ऑफ फंक्शन। लैटिन लैंग्वेज में रेडनेस को हम लोग रूबोर बोलते हैं, स्वेलिंग को ट्यूमर बोलते हैं, हीट को कैलोर बोलते हैं, पेन को डॉलर बोलते हैं और लॉस ऑफ फंक्शन को फंक्शनलेशिया कहते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्या होगा, ये चीज़ को नहीं देके रूबोर, ट्यूमर, कैलोर, डॉलर और फंक्शनलेशिया को भी दे सकता है। तो ये दोनों ही नाम याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट है वो है रेडनेस, जिसको हम लोग लैटिन लैंग्वेज में क्या बोल रहे थे, रूबोर। तो रेडनेस नाम से ही समझ आ रहा है कि रेडनेस मतलब वहाँ पे ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे भी जैसे इन्फ्लामेशन होगा उसके आसपास के जो भी इंडोथेलियल सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वो सब मैकेनिज्म में हम लोग डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि आसपास के जो भी इंडोथेलियल सेल्स हैं और जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं। ठीक है। डायलेशन के कारण बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ से ब्लड का फ्लो होने लगता है, तो उसीलिए वहाँ पे क्या हो जाता है, रेडनेस। ठीक है ना। तो एंड एक्चुअली inflamed tissue appears red due to dilation of small blood vessels within the damaged area. सेकेंड जो साइन था वो था स्वेलिंग। तो क्या होता है कि जैसे ही डायलेशन होने लगता है तो कैपिलरीज के अंदर से जो भी बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं वो कहाँ, आउटसाइड में इमीट होने लगता है, जिसके वजह से बाहर का जो इन्वायरमेंट हो जाता है उसमें स्वेलिंग होने लगती है, जिसको हम लोग इडिमा भी कहते हैं।
ठीक है, तो अच्छे से समझिए। स्वेलिंग रिजल्ट फ्रॉम द इडिमा, द एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस। सपोज ये हमारा ब्लड वेसल्स था, ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो गया है, ये इस अपने पोजीशन से डायल्यूट होके इस पोजीशन में आ गया है, तो इसलिए अब क्या होगा कि ये एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में ज़्यादा ब्लड इमिट कर देता है। इसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रावेस्कुलर मीन्स आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से इडिमा हो जाएगा, और इडिमा की वजह से क्या हो जाता है, स्वेलिंग। नेक्स्ट है वो है हमारा हीट, जिसको हम लोग लैटिन लैंग्वेज में क्या बोल रहे थे, कैलोर। तो अब ये समझिए क्या होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज रेडियली डिटेक्टेड इन द स्किन। जैसे ही फर्स्ट रेडनेस और स्वेलिंग आएगी, टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। It is due to increased blood flow through the region, resulting in vascular dilation and the delivery of the warm blood to the areas. Of course, blood कैसा हो जाता है, blood तो hot ही रहता है, बहुत ज़्यादा cold तो रहता नहीं है, तो blood जब ज़्यादा emit हो रहा है, swelling हो रहा है, तो उस जगह पे ज़्यादा heat आ जाएगी, ठीक है ना। Next one is the pain. पेन को क्या बोल रहे थे, डोलर। डोलर में क्या होता है कि पेन इज ड्यू टू रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी केमिकल्स मेडिएटर। सी केमिकल मेडिएटर क्या होता है, इसका एक सेपरेट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनेगा, तो बस यहाँ पे यही समझ लीजिए कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स का मतलब एक केमिकल होता है जो इंड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को, ठीक है ना, जैसे कि ब्रेडिकाइनिन्स हो गया, हिस्टामिन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द लॉस ऑफ फंक्शन। देखिए सबसे पहले क्या होगा, रेडनेस हो गया है, रेडनेस होने के बाद स्वेलिंग हो गया, स्वेलिंग होने के बाद हीट हो गया, रेडनेस हुआ ड्यू टू मोर सप्लाई ऑफ द ब्लड, स्वेलिंग हुआ ड्यू टू इडिमा, और हीट हुआ ड्यू टू मोर सप्लाई ऑफ द ब्लड एंड बोथ इडिमा, पेन हुआ ड्यू टू रिलीज ऑफ द इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स, एंड सबसे लास्ट में वहाँ पे जो सेल्स हो गए वो अपना फंक्शन लॉस कर दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ फंक्शन। Loss of function, a well-known consequence of inflammation. Movement of an inflamed area is inhibited by pain, either consciously or by reflexes, while severe swelling may physically immobilize the affected areas. समझ गए, पूरी तरह से वहाँ पे फंक्शन लॉस कर देगा वो सेल्स जो कि इन्फ्लाम्ड हुआ होगा। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन का मेनली टू टाइप्स होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। पढ़े थे ना, एक्यूट डिजीज, क्रॉनिक डिजीज, उसी तरह से एक्यूट मतलब होता ही है, एक्यूट का मतलब ही होता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वैसा इन्फ्लामेशन जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा, उसके बाद वो क्योर हो जाएगा। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन मीन्स वैसा इन्फ्लामेशन जो जल्दी क्योर नहीं होगा, जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो एक्यूट इन्फ्लामेशन अच्छे से समझिए, इट इज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दैट इज इट इज़ लास्टिंग लेस देन अ वीक, एक वीक से भी पहले वो इन्फ्लामेशन होके ख़त्म हो जाएगा, एंड रिप्रेजेंट्स अर्ली बॉडी रिएक्शन। इट इज़ रिजॉल्व क्विकली एंड इज यूजुअली फॉलोड बाय हीलिंग। ऑफकोर्स फॉलोड बाय हीलिंग मतलब कि ये बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब बहुत जल्दी ही वो क्योर हो जाएगा। और कैसे क्योर हो जाएगा, हीलिंग करके, वहाँ पे जख्म और घाव जैसा कुछ बना के। नेक्स्ट है इसका फीचर, मेन फीचर क्या होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन का, तो ये होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट। जो भी अफेक्टेड साइट होगा वहाँ पे फ्लूइड, ऑफकोर्स क्या हो रहा था, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा था ना, इडिमा, जिसकी वजह से वो रेडनेस हो रहा था, स्वेलिंग हो रहा था, ठीक है ना। सेकेंड है इज द इंट्रावैस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स, जो प्लेटलेट्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड थर्ड वन इज द पोलियोमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एज इन्फ्लामेटरी सेल्स। तो उसी तरह से क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के भी कुछ मेन फीचर्स हैं, इसको भी देख लीजिए। इट इज़ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एंड अकर्स आइदर द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे कि वो पढ़ रहे थे ना, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल सेल इंजुरी, लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, अगर रिवर्सेबल सेल इंजरी का जो भी पैथोजन था
और जो भी कंडीशन था वो अगर परसिस्ट हो जा रहा था तो वो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में चेंज हो जा रहा था। वही यहाँ पे भी है, अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन का जो भी पैथोजन है ये फिर एक्यूट इन्फ्लामेशन कुछ दिन तक परसिस्ट हो जाएगा तो वो कैसे इन्फ्लामेशन बन जाएगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। ये बहुत ज़्यादा दिन के लिए रहेगा, ठीक है, मोर देन 1 वीक और मोर देन 1 मंथ और मोर देन 1 ईयर और मे बी मैनी ईयर्स में भी ये खत्म होगा। इट इज़ नॉट रिजॉल्व क्विकली, ऑफकोर्स ये जल्दी क्विकली रिजॉल्व नहीं होगा। इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोलॉन्ग टिश्यू डिस्ट्रक्शन एंड अटेम्प्ट्स एट रिपेयर आर प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली। ये धीरे धीरे होगा, इन्फ्लामेशन बहुत दिन तक चलेगा, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा और जो रिपेयर करने का जो अटेम्प्ट लेगा जो इम्यून सिस्टम वो लगातार चलते रहेगा। मेन फीचर इसका क्या होगा ये समझिए। प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स such as lymphocytes, plasma cells and macrophages, granulation, tissue formation। इसमें क्या होगा कि जो क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी सेल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहेंगे, जैसे लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, माइक्रोफेजेस, ग्रैनुलेशन, टिश्यू फॉर्मेशन। एक टर्म आता है जैसे सब एक्यूट टर्म में कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज सब एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो वो इन्फ्लामेशन जो एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के बीच में आता है उस पीरियड को हम लोग क्या कहेंगे, सब एक्यूट इन्फ्लामेशन। ये देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन का, तो यहाँ से भी आप लोग समझ सकते हैं। जैसे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में न्यूरोलॉजिकल डिजीज आएगा, न्यूरोलॉजिकल डिजीज में भी आएंगे जैसे डिप्रेशन हो गया, अल्जाइमर्स हो गए, पार्किंसंस हो गए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गए, डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशंस में आएंगे, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी एंड हाइपरटेंशन। वैसे ही पल्मोनरी डिजीज़ में जैसे अस्थमा, हे फीवर, ब्रोंचिस्ट, ठीक है ना। बोन एंड जॉइंट डिजीज़ में आएंगे ऑस्टियो आर्थराइटिस, रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। कुछ कैंसर स्टेज भी होंगे, इनिशिएशन, प्रोग्रेशन, मेटास्टेसिस। ऑफकोर्स अगर इन्फ्लामेशन बहुत दिन तक रह जाएगा तो बहुत सारे डिजीज को काउज कर सकता है ना। तो जैसे कैंसर स्टेज में होंगे इनिशिएशन, प्रोग्रेशन एंड मेटास्टेसिस। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अगर हो जाएंगे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से, जैसे कि आर्थरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जैसे क्रॉन्स डिजीज, ठीक है ना। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आएंगे जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लीवर डिजीज़, रिनल फेलियर। तो ये सब कुछ क्रॉनिक इन्फ्लामेशन से होने वाले डिजीज़ हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इसको अच्छे से लोग समझ ही नहीं पाते हैं और अच्छे से समझना ही नहीं चाहते हैं। बहुत इजी वे में, सिंपल वे में समझाने का ट्राई की हूँ, समझिए इसको। मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन मीन्स इन्फ्लामेशन होने के बाद वो सेल्स और हमारा इम्यून सिस्टम क्या क्या फंक्शन करता है अपने आप को ठीक करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन इज इनिशिएटेड बाय रेसिडेंट इम्यून सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द टिश्यू लाइक WBC, कुफर सेल्स एक्सेट्रा। ये जो प्रोसेस है इन्फ्लामेशन का वो कौन इनिशिएट करते हैं, इम्यून सेल्स जो पहले से ही बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे कि WBC हो गया, कुफर सेल्स हो गया, ठीक है। दे सेल्स पोजेस सरफेस रिसेप्टर्स लाइक PRRS, जिसको हम लोग पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर कहते हैं, एंड PAMPs, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर रिसेप्टर्स। ये जो भी सेल्स होते हैं ये दोनों को रिसेप्टर्स को रखते हैं। जैसे ही इनको डिटेक्ट होगा कि पैथोजन आ गया और किस तरह का पैटर्न वो कर रहा है, आगे का फंक्शन ये करना स्टार्ट कर देंगे। तो आगे का फंक्शन ये कैसे करेंगे इसको हम लोग 2 मैकेनिज्म से समझेंगे। जो मैकेनिज्म है इन्फ्लामेशन का मेनली 2 फेजेस कंटेन करता है। फर्स्ट फेज इज द वैस्कुलर फेज एंड द सेकेंड वन इज द सेलुलर फेज। तो फर्स्ट है वैस्कुलर फेज। वैस्कुलर फेज में क्या होगा, इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा फ्लूइड, वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी containing important proteins such as fibrin and immunoglobulins into the inflamed tissue। अभी थोड़ी देर पहले वैस्कुलर फेज के बारे में थोड़ा सा आउटलाइन दे दी थी मैं।
कि वैस्कुलर फेज क्या होता है। जैसे कि सपोज वैस्कुलर फेज में हम लोग कुछ भी रिलेटेड पढ़ रहे हैं, रिलेटेड टू आवर ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट कोई भी इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म होगा कि वैस्कुलर फेजेस में क्या क्या चेंजेस आ रहा है और ब्लड वेसल्स अपना क्या क्या चेंजेस कर रहा है। तो सिंपल वे में ऐसे समझिए कि अगर सपोज यहाँ के सेल्स जो हैं वो इन्फ्लामेशन हो रहे हैं, इन्फ्लाम्ड सेल है यहाँ के, तो आसपास में सबसे पहला साइन क्या होता है, वो सबसे पहले हमारा आसपास का सेल्स का साइन क्या था, अभी थोड़ी देर पहले स्टडी किया था ना हम लोगों ने। आसपास के सेल्स रेड होने लगते हैं और रेड होने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था यहाँ पे ब्लड फ्लो, जो ब्लड का सप्लाई वो होता है ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी की वजह से रेड हो जाता है ना। तो वही यहाँ पे हम लोग वैस्कुलर फेज में पढ़ेंगे। सेकंड फेज है वो है हमारा सेलुलर फेज, मतलब कि अब वहाँ के आसपास का ये चीज़ तो हो जा रहा है, लेकिन अब हमारा जो इम्यून सेल्स है उसको पूरी तरह से पैथोजन को मारना है, तो वो क्या करेगा, उसको इनगल्फ करेगा, उसको खा जाएगा, है ना। तो वो हम लोग सेलुलर फेज में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैस्कुलर फेज से। इन द वैस्कुलर फेज स्मॉल ब्लड वेसल्स एडजेसेंट टू द इंजुरी डायलेट, दैट इज vasodilation, and blood flow to the area increases the space between them, thereby increasing the permeability of the vascular barrier. This process is regulated by the chemical mediator. ठीक है, ये सिंपल सा हम लोग को यही बोल रहा है कि इन वैस्कुलर फेज में क्या होगा कि स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होगा, जो आसपास होगा इंजर्ड सेल के, सपोज ये इंजर्ड सेल है, इसके आसपास में जो भी ब्लड वेसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे। डायल्यूट हो जाएंगे मीन्स फैल जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने से क्या होगा, ज़्यादा यहाँ पे ब्लड की सप्लाई होने लगेगी। ठीक है, मीन्स विच इंक्रीजेज द परमेबिलिटी ऑफ द वैस्कुलर बैरियर। और ये किसके वजह से होगा, केमिकल मेडिएटर्स की वजह से होगा। केमिकल मेडिएटर्स मतलब समझ जाइए एक मैसेंजर होता है जो सेल को ये मैसेज पहुंचाता है कि हमारा आज ये जो एरिया है वो इंसर्ट हो गया है और ब्लड का सप्लाई बढ़ गया है। एक्सुडेशन ऑफ द फ्लूइड लेड्स टू, ये मतलब ये पूरा प्रोसेस फर्स्ट साइन का था, दैट इज रेडनेस। सेकेंड आते हैं स्वेलिंग में। एक्सुडेशन ऑफ द फ्लूइड लेड्स टू the net loss of fluid from the vascular space into the interstitial space, resulting in edema. The formation of increased tissue fluid acts as a medium for which inflammatory protein can migrate through. It may also help to remove pathogens and cell debris in the area through the lymphatic drainage. देखिए इसको और सिंपल वे से हम लोग इसको एक डायग्राम से समझ सकते हैं। मैं सीधे आप लोगों को डायग्राम दिखा रही हूँ। ये देखिए ये डायग्राम, इसमें क्या है, एक सेल, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल में क्या हो रहा है कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ये देखिए आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, वेन्स, ये सब कुछ है, ये बस नॉर्मल है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यही सेल्स क्या हो जाए, इन्फ्लाम्ड हो जाए इस तरह से, ये देखिए इन्फ्लाम्ड है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे। डायलेट होने से अंदर का जो भी है कैपिलरीज मोर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड को बाहर लूज कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एट्रियोल डायलेशन हो गया, एट्रियोल का डायलेशन हुआ, जिससे जो कैपिलरी बेड है, कैपिलरी बेड क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, इडिमा हो गया। फर्स्ट थिंग इज द एक्सपेंशन ऑफ द कैपिलरी बेड विच इंक्रीज द फ्लो रेट। ठीक है, सेकेंड वन इज द इडिमा और एक्सपैंड एक्स्ट्रा वैस्कुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द फाइब्रिन एंड अदर प्लाज्मा प्रोटीन। थर्ड वन इज द न्यूरोफिल इमिग्रेशन। ठीक है, तो यही था हमारा, और उसकी वजह से वेन्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, रेडनेस हो जा रहा है और स्वेलिंग हो जा रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट फेज है वो है सेलुलर फेज। देखिए सेलुलर फेज का बहुत सारे स्टेप्स हैं और इसमें बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व है। इसमें जो फर्स्ट है वो है मार्जिनेशन। मार्जिनेशन, इसके नाम ही ये क्लैरिफाई कर रहा है कि समथिंग है जो मार्जिन के पास जा रहा है। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं कि आखिर क्या है जो मार्जिन के पास जा रहा है। तो फर्स्ट देखिए ये एक सेल्स है, ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के
ये आउटर पार्ट में क्या है, एंडोथेलियल सेल्स है। जो भी ब्लड वेसल्स हैं उसमें जो भी सेल्स होते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट द सेंटर। उसमें भी जो पेरीफेरी पार्ट पे होता है, सेंटर के पेरीफेरी पार्ट पे होता है, वो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना। तो मार्जिनेशन में क्या होगा, हमारा जो मेन फंक्शन यहाँ पे काम कौन करेगा, इन्फ्लामेटरी सेल्स। और इन्फ्लामेटरी सेल्स में फर्स्ट कौन आता है, डब्ल्यूबीसी। मतलब हम लोग डब्ल्यूबीसी का काम होता है ना हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना, कोई भी पैथोजन है उसको इनगल्फ करके खा जाना, है ना। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का वर्क है, डब्ल्यूबीसी काम करेगा। देखिएगा डब्ल्यूबीसी जैसे ही डब्ल्यूबीसी के पास ये पहुँचा मैसेज मेडिएटर्स के थ्रू कि पैथोजन इंटर किया है, वो हमारे बॉडी सेल्स को इन्फ्लाम्ड किया है, तो ये क्या करेगा, अपना फंक्शन दिखाना स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा, और देखिए जो प्लाज्मा होते हैं वो ब्लड वेसल्स के इस पार्ट पे पेरिफेरी में ही प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। जैसे ही बॉडी इन्फ्लामेशन हुआ तो ये प्लाज्मा यहाँ ब्लड वेसल्स को छोड़ के बाहर जाने का ट्राई करता है, और डब्ल्यूबीसी भी क्या बोलता है कि मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी बाहर जाऊंगा। तो इसलिए डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा दोनों मार्जिन के पास आ जाते हैं, इस एंडोथेलियल सेल्स के पास। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनेशन। ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन प्लाज्मा ट्राइज टू कम आउट, एज अ रिजल्ट WBC tries to come at the periphery known as margination। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये WBC कहाँ आ जाएगा, पेरीफेरी के पास आ जाएगा। सेकंड जो है वो है रोलिंग। अब मार्जिनेशन में हम लोग मार्जिन के पास तो ला दिए WBC को। अब WBC ऐसा नहीं कि मार्जिन के पास आके सीधे सीधे ब्लड वेसल से बाहर निकल जाएगा। मेन एम क्या है WBC का, वो बाहर निकलना चाहता है ना। तो रोलिंग प्रोसेस में क्या होगा कि WBC रोल करना स्टार्ट होगा एट द पेरीफेरी। आफ्टर WBC कम टू द पेरीफेरी दे स्टार्ट रोलिंग एट द पेरीफेरी नोन एज रोलिंग। और ध्यान रखिए इस रोलिंग प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, सेलेक्टिन। सेलेक्टिन के कारण ही वो WBC रोल कर पा रहा है पेरीफेरी पे। ठीक है ना। तो सेलेक्टिंग हेल्प इन दिस स्टेप। और ये जो एडिशन होता है इस प्रोसेस को हम लोग वीक एडिशन प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो कंबाइंड हो रहा है एंडोथेलियल सेल से वो बहुत ज़्यादा हाई अट्रैक्शन नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक एडिशन फोर्स है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है एडिशन। एडिशन स्टेट में क्या होगा कि रोलिंग करने के बाद ये इससे पूरी तरह से चिपकना चाहेगा ना, क्योंकि इसको बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए इससे अटैच हो जाएगा कंप्लीटली, तभी तो बाहर निकल पाएगा। तो इससे जिस फोर्स से कंबाइन होता है एडिशन और कोहेशन फोर्स क्या होता है, कोहेशन फोर्स मतलब जो दो सेम के बीच में लगता है, और एडिशन मतलब जो दो डिफरेंट के बीच में लगता है। तो एडिशन से क्या हुआ, ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है। ये प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है, इंटेग्रिन्स के कारण ही यहाँ पे एडिशन हो पाता है WBC का एंडोथेलियल सेल के साथ। ठीक है ना। इंटेग्रिन्स मेनली 2 होते हैं, β1 इंटेग्रिन्स एंड β2 इंटेग्रिन्स। इमिग्रेशन जिसको हम लोग ट्रांसमाइग्रेशन में बोलते हैं, ये नेक्स्ट 4th स्टेप है सेलुलर मैकेनिज्म का। ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि एडिशन के बाद अब पूरी तरह से कंप्लीटली WBC रेडी होता है बाहर निकलने के लिए। ठीक है। तो ये टोटली जो है एंडोथेलियल सेल को हटा के ये क्या करेगा, WBC बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसमाइग्रेशन भी कहते हैं। और ध्यान रखिए इसी प्रोसेस को डायापेडेसिस भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में इमिग्रेशन नहीं लिख के बोलेगा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डायापेडेसिस और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन, तो बच्चे छोड़ के आ जाएंगे, बोलेंगे अरे मैं तो इमिग्रेशन पढ़ के आया था, ये क्या आ गया। तो ऐसे मत कीजिएगा। इसी को ट्रांसमाइग्रेशन ही कहते हैं और इसी को डायापेडेसिस भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है वो है केमोटैक्सिस। केमोटैक्सिस तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत केमोटैक्सिस बहुत सब पढ़े भी है पहले, फिर भी देख लीजिए। केमोटैक्सिस का मतलब क्या होता है कि WBC सेल्स मूव टुवर्ड्स द बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ केमोटैक्टिक एजेंट। केमोटैक्टिक एजेंट के थ्रू अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसमाइग्रेशन में आ गया WBC बाहर, वो बैक्टीरिया के पास जा रहा है। तो बैक्टीरिया के पास जो जाने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, केमोटैक्सिस। केमोटैक्सिस किसके प्रेजेंस में होगा, केमोटैक्टिक एजेंट के प्रेजेंस में होगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के पहले एक ऑप्सोनाइजेशन समझ लीजिए।
वहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या देख रहे थे, टैक्सिस में क्या देख रहे थे कि ये जो WBC है वो उसके पास में जा रहा है बैक्टीरिया के पास में। बैक्टीरिया के पास में जाने के पहले WBC क्या करता है कि उसके ऊपर में एक लेयर बना देता है, ठीक है ना, फैगोसाइटोसिस के पहले। इसी को हम लोग ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, मतलब कि अपने फूड को थोड़ा टेस्टी बनाता है खाने से पहले, उसी को क्या बोलते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। नेक्स्ट और द लास्ट स्टेप इज द सेलुलर प्रोसेस इज द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस तो सब जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग ऑफ द बैक्टीरिया इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। यहाँ देखिए माइक्रोब्स हैं और अदर पार्टिकल्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, WBC सेल्स है, ये हमारा ये माइक्रोब्स है, ये फैगोसाइटोसिस से थ्रू द सोडोपोडिया ऐसे इस तरह से बना के इसको खाएगा फैगोजोम्स। उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है, उसके बाद एट लास्टली क्या बोलेगा, इनडाइजेस्ट करके पूरी तरह से खा जाएगा बैक्टीरिया को। कौन खाएगा, WBC सेल्स खाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का इन्फ्लामेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इन्फ्लामेशन, काउजेज ऑफ इन्फ्लामेशन, साइन ऑफ इन्फ्लामेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन को स्टडी किया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अब एक लास्ट वीडियो लेक्चर होगा जिसमें इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स और जो भी टॉपिक्स हैं वो सब कवर रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।